हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुकृति एंड यू ऑल आर वेलकम्ड इन लर्निंग गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अगेन द कोल्ड वॉर एरा क्लास 12 चैप्टर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड पार्ट 5 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, प्लीज़ डू वॉच देम सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये बहुत एलैबोरेट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर के सभी सब टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस दिस very wide and broad topic. So stay tuned till the end of this video to have a clear understanding of this topic. लेट्स स्टार्ट स्टडिंग नाउ। हमारा जो सबसे पहला फोकस है वो ये है कि हमारे सब टॉपिक्स क्या हैं इस टॉपिक के अंदर। द नॉन अलाइन मूवमेंट, इसके अंदर हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीनिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियाज रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट। After that, we will proceed forward to criticism of non-aligned movement, and the last topic that we will take up is relevance of non-aligned movement after the end of Cold War. Now to start with the topic, सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नाम। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिसी ऑफ नॉट बिलोंगिंग टू एनी पावर ब्लॉक। नाउ बाइपोलर वर्ल्ड में क्या था कि या तो कंट्रीज़ यूएसए वाले ब्लॉक को ज्वाइन कर रही थी या तो यूएसएसआर वाले ब्लॉक को ज्वाइन कर रही थी। लेकिन नॉन अलाइनमेंट एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने ये कहा कि हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए, जब हम किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो सुपर पावर जो उसको लीड कर रही होती है, जो आपको हेल्प देती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हर काम करना पड़ता है। इन रियल लाइफ ऑल्सो अगर हम देखें तो कोई अगर हमें हेल्प कर देता है तो फिर बाकी हम लोग एक तरह से एक डिपेंड हो जाते हैं कि हमें अब जो वो कहेंगे वही करना है। ठीक है, तो हमारी अपनी कोई फ्रीडम नहीं रहती है, हम उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। तो इसीलिए कुछ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और हम खुद अपनी डेवलपमेंट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करके अपनी फ्रीडम जो है उसे ख़त्म नहीं करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स फ्रीडम टू जज इंटरनेशनल इश्यूज ऑन मेरिट। ठीक है, तो जो भी कोई वर्ल्ड में एक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए ने किसी कंट्री पर अटैक किया है, ठीक है, तो वो इंडिया उसको सही माने या गलत माने, यानी कि कोई भी नॉन अलाइंड कंट्री है वो उसे सही माने या गलत माने, इसकी वो उसको फ्रीडम है। लेकिन अगर अलाइंड हम किसी के साथ हो जाते हैं तो हमारी ये वाली फ्रीडम जो है वो स्नैच हो जाती है। इसलिए नॉन अलाइनमेंट के अंदर क्या है कि हम लोग सही को सही कह सकते हैं और गलत को गलत कह सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन मीन्स हम अपने काम जो हैं वो खुद कर सकते हैं, और खुद कर सकते हैं इन द सेंस जैसे हम चाहें वैसे हम कर सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी है, किसी की परमिशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है तो हम करेंगे, हम इसमें यूएसए की परमिशन नहीं लेंगे कि हम ये करें या फिर ना करें। लेकिन अगर हम यूएसए वाले ब्लॉक में शामिल हो जाते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो हमें इस चीज़ के लिए मना करता तो हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ती। लेकिन यहाँ हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, हम किसी कंट्री के साथ जैसे रिलेशन बनाएं, हमारी मर्जी। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें। अब से आगे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये आइडिया जो है वो दिया किसने था। ये आइडिया दिया था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो आइडिया है वो दिया था। उनका ये मानना था कि अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हमने इतनी मेहनत से जो फ्रीडम गेन की है, ऑलमोस्ट सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं थी उस टाइम पर,
उनको फ्रीडम गेन करने में काफ़ी मेहनत लगी थी। इंडिया का ही अगर हम देखें तो अबाउट 100 ईयर्स जो हैं वो इंडिया ने स्पेंड किए फ्रीडम अर्न करने में, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उन्होंने अपनी जान दे दी है इस फ्रीडम को अर्न करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो काम किया है। तो इतनी मेहनत से हमने इस फ्रीडम को अर्न किया है, ये फ्रीडम हमें लूज़ करनी पड़ जाती है अगर हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यू थे, और इन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम किसी भी ग्रुप को जो है वो ज्वाइन ना करें। नाउ लुक एट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के व्यूज़ थे वो मैच किए और भी 4 कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ। इनके नाम यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल। सो फर्स्ट इज़ यूसुफ ब्रॉस टीटो ऑफ Yugoslavia के लीडर यूसुफ ब्रॉस टीटो. After that we have Abdul Nasir of Egypt. Then we have Sukarno of Indonesia, and then we have Kwame Nkrumah of Ghana. ठीक है, इन 4 लीडर्स जो हैं इन्होंने सपोर्ट किया जवाहरलाल नेहरू की इस आइडियोलॉजी को. नाउ लुक एट द फिफ्थ पॉइंट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो पॉइंट है ये हाईलाइट कर रहा है एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन जो कि रहा इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. सो व्हाट डज दिस पॉइंट से? ये पॉइंट हमें बैंडून कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी. सो अ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट बैंडून इन 1955. ईयर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. To strengthen Afro-Asian cooperation and to carry forward the policy of non-alignment. So एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका और एशिया की जो कंट्रीज़ हैं इनमें मोस्टली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी. इनके रिलेशन को स्ट्रेंथन करना और इन्होंने मिलके जो है नॉन अलाइनमेंट का आइडिया बनाना कि किसी भी ग्रुप के साथ जो है वो हम ज्वाइन ना करें. तो ये यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट का आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेंथ मिली थी. एक तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो यहीं से मूवमेंट बनी थी. Movement is what? Movement is something that is a step towards a change. तो चेंज लाने के लिए नॉन अलाइनमेंट बाइपोलर वर्ल्ड का जो सिनेरियो था उसमें एक चेंज ला रही थी. तो उस चेंज के टुवर्ड्स ये वाला जो कॉन्फ्रेंस है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और उसके बाद है It was held from 18 April to 24 April and was attended by about 29 Afro-Asian कंट्रीज़. तो 29 अफ्रीका और एशिया से कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया था और 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 1955 तक जो है ये चलती रही. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट रिसीव्ड ओवरवेलमिंग सपोर्ट. बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट किया और इसको स्प्रेड किया. ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसने एक तरह से जो दिया है नॉन अलाइनमेंट का उसको जलाने में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले किया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द बैंडून कॉन्फ्रेंस. नाउ द 6th पॉइंट. फर्स्ट समिट जो है, समिट एक तरह से एक मीटिंग होती है या फिर जैसे हम पार्लियामेंट के सेशंस देखते हैं तो एक तरह से ये लोग जो हैं इन्होंने मीटिंग की जिसमें कि आगे का एजेंडा जो है वो डिसाइड किया जाता है. 1961 में बेलग्रेड में ये जो है ये मीटिंग जैसे हम कहते हैं समिट जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसने नॉन अलाइनमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल शेप दे दी. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बन के आई. ये अब एक आइडिया नहीं रहा था, अब ये एक मूवमेंट जो है वो बनकर रह गई थी. वाई? बिकॉज समिट तो तभी हो सकता है जब हमारा कोई इंस्टीट्यूशन हो. ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ किसी आइडिया को सपोर्ट करती हैं तो वो मीटिंग करेंगी, उसको हम समिट नहीं करेंगे. समिट एक इंस्टीट्यूशन का ही होता है. तो इसको इंस्टीट्यूशनल शेप दी 1961 के फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट दैट वाज हेल्ड एट बेलग्रेड. वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड टाइम. नाउ ये जो समिट था इसको अटेंड किया था 25 मेंबर कंट्रीज़ ने
और बाकी ये बता रहे हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट में आज जो है आज की डेट पर 116 कंट्रीज़ इस इंस्टीट्यूशन की जो है वो मेंबर्स हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन और मीनिंग जो है नॉन अलाइनमेंट का यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस। नाउ वी विल मूव अहेड। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज़ रोल इन नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट में इंडिया का क्या रोल था, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, इंडियाज़ रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड इन वर्किंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो दोनों ही फील्ड्स में इंडिया ने बहुत नोटवर्दी रोल जो है वो प्ले किया है। तो इसे हम इन 2 हेड्स में डिवाइड करके जो है वो स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड फर्स्ट डिस्कस इंडियाज़ रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसमें हमारे पास 3 सब हेडिंग्स हैं। फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे इंडियाज़ प्रपोजल ऑफ 1946। नाउ जो इंडियाज़ प्रपोजल ऑफ 1946 है, इसी ने नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसकी फाउंडेशन ले कर दी थी। यानी कि नॉन अलाइनमेंट का जो आइडिया जो हमने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको पायनियर किया था, तो वो इस प्रपोजल के थ्रू हमें जो है वो रिफ्लेक्ट होता था। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनको जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, आप लोग हिस्ट्री में जानते होंगे इसके बारे में, तो उसके बाद उनको चार्ज मिला फॉरेन अफेयर्स का। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे, इसे ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो ये स्टेटमेंट कहती है, वी प्रपोज एज फार एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप्स aligned against one another which have led in the past to 2 wars and which may again lead to disaster on an even vaster scale। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं इनकी जो पावर पॉलिटिक्स है दोनों ब्लॉक्स की, पावर के लिए ये लोग एक दूसरे के लिए वॉर करने पे, एक दूसरे के ऊपर वॉर करने पे उतर आए हैं। तो इनकी ये जो पावर पॉलिटिक्स है इससे हम लोगों को दूर रहना है। हम ये सजेस्ट करते हैं कंट्रीज़ को कि इससे जो है वो आप लोग दूर रहें। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, इनने पहले भी वॉर की हुई है और ज़्यादा वाइडर स्केल पे हो सकता है ये 3rd वर्ल्ड वॉर भी कर दें, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए जो है हमने इनकी पॉलिटिक्स से दूर रहना है और अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। इन्होंने ये सजेशन जो है ये दी थी as Foreign Minister of Interim Government of India. We believe that peace and freedom are indivisible and the denial of freedom may lead to conflict and war। तो ये कह रहे हैं कि पीस और फ्रीडम, यानी कि अगर हमारे पास फ्रीडम है तो हमारे यहाँ पे पीस बनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि इंडिया जो है जब एक स्लेव था, कंट्री कॉलोनियल कंट्री थी ऑफ ब्रिटिश, तो क्या यहाँ पे पीस थी? नहीं थी। हर टाइम थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी कोई स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं या कुछ ना कुछ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लगे ही हुए हैं। तो जब हम फ्री होंगे तो हम आज़ाद होंगे, तो हम जो है वो लड़ाइयों झगड़ों में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे और हमारे यहाँ जो है वो पीस प्रिवेल करेगी। उसी तरह से जैसे अगर हम किसी कंट्री के अलाइन हो जाते तो अगेन हम कॉलोनाइज हो जाते हैं और हम अपनी कंट्री के फेवर में काम नहीं करेंगे, हम सुपर पावर को खुश करने के लिए काम करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे लोग जो हैं वो हमारे ही अगेंस्ट हो जाएंगे एंड दिस वुड लीड टू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो है वो पीस के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए वो ये समझाना चाहते थे कि वी शुड रिमेन नॉन अलाइन्ड। We are particularly interested in the independence of the colonial and dependent countries and people and in recognition and equal opportunities for all the races। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हमारा इंटरेस्ट क्या है कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ हैं, डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनको हम लोग आज़ाद करवाएं, उनको हम लोग इंडिपेंडेंस दिलाएं, लोग वहाँ के आज़ाद हों, और जो
रेसिज्म है ये चीज़ें ख़त्म हों, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी है वो ख़त्म हो, ये हमारी गोल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी पावर ग्रुप को ज्वाइन कर देते हैं, पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर देते हैं, विल बी वी वेरी फ्री टू डू दैट? नो, नेवर। हम इतने फ्री कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये सुपर पावर्स ही तो हैं जो कॉलोनाइज कर रही हैं हम लोगों को, छोटी कंट्रीज़ को। तो हम उनके साथ रह के उनके छोटी कंट्रीज़ की फ्रीडम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी कंट्रीज़ की फ्रीडम की बात करना मतलब बड़ी सुपर पावर्स के अगेंस्ट जाना। तो वी शुड रिमेन नॉन अलाइन, ताकि हम एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकें और अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा करें। ठीक है, तो इस तरह से जो है नॉन अलाइनमेंट का आइडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पायनियर किया था थ्रू द प्रपोजल ऑफ 1946। नेक्स्ट इन लाइन हमारा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज़ एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया ने कन्वीन की थी। क्या पर्पस था इसको कन्वीन करने का? कि हम लोग सपोर्ट गेन कर सकें नॉन अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है इसको प्रोपेगेट करने के लिए एक तरह से एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, कब ऑर्गेनाइज की गई थी? इट वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम मार्च 23 टू एंड अप्रैल 2 1947 में 23 मार्च से 2 अप्रैल तक ये और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई थी इंडिया के द्वारा इन न्यू दिल्ली। The conference was attended by about 250 delegates from over 25 countries. ठीक है, emphasizing the vital linkage between peace, freedom एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये कॉन्फ्रेंस इतने लोगों ने अटेंड की थी, एंड इसमें क्या स्ट्रेस दिया गया था इस कॉन्फ्रेंस में कि पीस, फ्रीडम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा लिंक है। क्या लिंक है? पीस और फ्रीडम का लिंक तो हमने देखा कि फ्रीडम होगी तो पीस प्रिवेल करेगी, और पीस प्रिवेल करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर पीस नहीं होगी तो हमारा क्या गोल होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए हम अपने डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, हम हथियार ज़्यादा बनाएं, हम वेपन प्रोडक्शन में ज़्यादा काम करें। लेकिन अगर हमारे पास पीस है तो हम लोग फोकस कर सकते हैं, हम डैम्स बना सकते हैं, हम और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है स्ट्रेस की गई थी। और पीस किससे आएगी, फ्रीडम किससे आएगी? नॉन अलाइन रहने से। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रपोज करती है कि हम नॉन अलाइन रहें। ये कॉन्फ्रेंस ये भी कहती है कि पीस कैन ओनली कम व्हेन नेशंस आर फ्री, है ना, ये वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, एंड इक्वल and enjoy equal status in the world. If the nations would align themselves to any power, those nations would automatically lose their freedom and equality. Equality means freedom तो चलिए lose कर देते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कैसे। equality कैसे lose करते हैं कि हम लोग क्या बन जाएंगे, सुपर पावर्स के सब ऑर्डिनेट। तो एक गैप आ जाएगा, वो सुपर पावर है, हम उसके सब ऑर्डिनेट हैं, हम छोटी कंट्रीज हैं, वो बड़ी कंट्रीज। तो जो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं वो इक्वल नहीं रहेंगी। तो इस तरह से बताया गया कि नॉन अलाइन रहने के क्या फ़ायदे हैं और अलाइन करने के क्या क्या नुकसान हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं जिनको बढ़ के बाद में जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो बनी है। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो है ये बताता है इंडिया का रोल इन द बैंडून कॉन्फ्रेंस। अभी हमने बैंडून कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसने एक तरह से फाउंडेशन ले कर दी थी नॉन अलाइन मूवमेंट की। नाउ इंडिया ने इसमें क्या रोल प्ले किया? इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी, जो इसने यहाँ पे डिलीवर की, अपनी आइडियोलॉजी जो स्पीच डिलीवर की, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। नाउ इंडिया ने इसमें क्या कहा था कि इफ़ अफ्रो एशियन कंट्रीज रिमेन नॉन अलाइन, फोर्सेस ऑफ पीस वुड गेन स्ट्रेंथ। अगर हम लोग अलाइन नहीं करेंगे किसी के साथ तो हमारा जो एरिया है एशिया और अफ्रीका का, ये क्या रहेगा? फ्री रहेगा, इसमें पीस रहेगी। ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं, अगर हम फ्री हैं तो हमारे यहाँ पे पीस रहेगी।
ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग पीस लविंग पीपल हैं और हम लोग दूर रहेंगे इनके वॉर सपोर्टेड एजेंडा से। ये कंट्रीज़ का क्या है, कभी भी वॉर में एंगेज हो सकती हैं। हम लोग पीस प्रिवेल करेंगे अपने एरिया में, अपने एरिया की डेवलपमेंट करेंगे और हम लोग दूर रहेंगे इनकी वॉर सपोर्टेड एजेंडा से, हमारा इससे कोई भी लिंक नहीं होगा। तो ये थी आर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी और इस आइडियोलॉजी से बहुत सारे लोग जो वो है इंस्पायर हुए और नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया और सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट की। कि ऐसे तो कुछ भी कोई थोड़ी बहुत कंट्री, जैसे 5 कंट्रीज जिनको मेजरली सपोर्ट थी, जिन्होंने मेजरली इसको सपोर्ट किया था, वही मिलके इंस्टीट्यूशन बना सकती थी। लेकिन सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट तभी होती है जब बहुत ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हमें ज्वाइन करती हैं। नाउ इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ ने हमें इस आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन किया एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है एक सक्सेसफुल मूवमेंट बनकर उभरी नॉन अलाइन मूवमेंट। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, इसमें हम देखेंगे इंडियाज़ रोल इन वर्किंग ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो वर्किंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि कब इंडिया ने जो है वो एज सर्व किया एज हेड ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट या चेयरपर्सनशिप इंडिया के हेड को, प्राइम मिनिस्टर को कब मिली, और इंडिया ने क्या क्या सजेशंस दी ताकि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके और नॉन अलाइन मूवमेंट के ज़रिए कौन कौन सी जो सजेशंस हैं वो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने प्रोवाइड की। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि 1976 में जो नॉन अलाइन मूवमेंट का कोलंबो समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने ये कहा था कि नॉन अलाइन मूवमेंट को ये वॉइस रेज करनी चाहिए फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्रीज़ जो कि अभी भी कॉलोनियल रूल के अंदर हैं, उनकी आज़ादी के लिए वॉइस जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट को रेज़ करनी चाहिए। ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि हर कंट्री के पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी वो कैपेबल होनी चाहिए कि कोई भी बाहर से कंट्री आके उसको प्रेशराइज ना कर सके, उसके अकॉर्डिंग वो रूल ना करे, अपने जो नीड्स हैं और इंटरेस्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने नेशन के इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी कंट्री जो है वो रूल कर सके, इतना कॉन्फिडेंस हर कंट्री के अंदर जो है वो होना चाहिए। तो ये एक इफ़ेक्टिव वर्किंग की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि नॉन अलाइन कंट्रीज जो हैं उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो फॉरेन प्रेशर को रेजिस्ट कर सके। नाउ द सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि न्यू दिल्ली में 1983 में 7th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था और इसको इंडिया ने बहुत ही अच्छे से कंडक्ट किया था और हर किसी ने इंडिया के रोल को बहुत अप्रिशिएट किया था। बहुत ही प्रॉपरली कंडक्टेड ये समिट था। उसके बाद यहाँ पे इसी समिट के दौरान 3 साल के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्हें इलेक्ट कर दिया गया था एज चेयरपर्सन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 को शी डाइड और उनकी डेथ के बाद जो है उनके सन श्री राजीव गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आए। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ही उनका जो कार्यभार था वो संभाला। उनकी डेथ के बाद ये वाली पोस्ट चेयरपर्सन ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट की जो है वो राजीव गांधी के पास आ गई। नाउ थर्ड पॉइंट ये हमें कह रहा है कि इंडिया जब चेयरपर्सन था, श्री राजीव गांधी जब चेयरपर्सन थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, तो उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ से, मतलब एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है, कंट्री लेवल पर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन की होल की तरफ से ये रेजोल्यूशन मूव किया यूनाइटेड नेशंस में कि न्यूक्लियर वेपन्स जिन जिन कंट्रीज़ के पास भी हैं उन्हें फ्रीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि उन्हें जो है वो यूज़ ना किया जा सके, और एक कन्वेंशन बना देनी चाहिए। कन्वेंशन इज़ अ टाइप ऑफ रूल, इंटरनेशनल कन्वेंशन ये बना देनी चाहिए कि कोई भी कंट्री जो है वो हार्ड जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उन्हें यूज़ ना करे। नाउ द फोर्थ पॉइंट ये कहता है इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर ही 6 मेंबर कमेटी जो है ये बनाई थी, और इसका पर्पज़ ये था कि ये प्रेशराइज़ कर सके
जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको कि आप न्यूक्लियर रेस जो है उसको बंद करें, आर्मामेंट को बंद करें, यानी कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स की जो प्रोडक्शन की रेस में एक लगे हुए हैं उसको बंद करें और डिसआर्मामेंट की तरफ फोकस करें। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इंडिया की चेयरपर्सनशिप में जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इनफैक्ट, उसने क्या किया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर वॉइस रेज की थी अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड इज़, यू ऑल नो कि जो साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म की प्रैक्टिस थी, जो ब्लैक पीपल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज़ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड रिजीम को ख़त्म करने के लिए और साउथ अफ्रीका की इमांसिपेशन के लिए, दैट मीन्स उनकी लिबरेशन के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए ये जो है इन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशराइज किया है इंडिया की लीडरशिप में। सिक्स पॉइंट ये कह रहा है, सितंबर में हरारे नाम समिट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था 1986 में। इसमें क्या किया था कि इंडिया ने काफ़ी स्ट्रेस किया था कंट्रीज़ को कि वो रेजिस्ट करें, वो रोक सकें, वो इसके ख़िलाफ़ लड़ें। किसके ख़िलाफ़ लड़ें? इन्वेजन, कॉलोनियलिज्म और अपार्थाइड। तो इन्वेड कोई ना कंट्री कर सके, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बड़ी कंट्री है, उसने देखा एक छोटी कंट्री है, हमसे कम पावरफुल है, तो हमने जाकर उस पर अटैक कर दिया और उसको अपने एरिया में ले आए और अपनी सॉवरेंटी के अंदर ले आए, उसकी सॉवरेंटी जो है उसको ख़त्म कर दिया। ऐसा इसके अगेंस्ट भी कंट्रीज़ को स्ट्रगल करने के लिए इंडिया ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को। उसके बाद कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकती है। एंड थर्डली अपार्थाइड के अगेंस्ट, दैट मीन्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है, इंडिया जो है वो 9 मेंबर कमेटी जो है जिसने कि फंड्स रेज करने थे फॉर रेजिस्टिंग अपार्थाइड, इस पर्पस के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिया पर आ गई है। उसका लीडर जो है इंडिया को बनाया गया 1986 में ही। और इसी कमेटी की, इन्हीं लोगों की जो है वो स्ट्रगल की वजह से प्राइमरीली बहुत हद तक क्या हुआ कि 1994 में जो अपार्थाइड का रिजीम है साउथ अफ्रीका में, दैट एंडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट, 1998 के समिट में इंडिया ने प्रपोज किया कि नॉन अलाइन मूवमेंट को जो है वो टेररिज्म को कॉम्बैट करना चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, और बाकी सब कंट्रीज़ ने भी जो है वो इसको एक्सेप्ट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस कि इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है नॉन अलाइन मूवमेंट को एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी और उसकी इस्टेब्लिशमेंट में भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है इसके अगेंस्ट क्या ओपिनियन लोगों के रहते हैं। सो क्रिटिसिज्म इसका जो है वो हम 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्रिटिक्स जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी की, वो ये कहते हैं कि जब वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स हैं तो नॉन अलाइंड रहना जो है वो डिफ़िकल्ट ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वाई दे से दिस? क्योंकि आप लोग अगर देखें तो नॉन अलाइनमेंट जो है वो उस टाइम पर आई जब 2 सुपर पावर्स का बोलबाला था, ठीक है। तो क्या होता है कि कंट्रीज़ क्यों ज्वाइन कर रही थी इन सुपर पावर्स को, इनमें से किसी एक सुपर पावर को क्यों वो ज्वाइन कर रही थी? वो इसीलिए ज्वाइन कर रही थी, एक तो उनका पर्पस था कि उनको काफ़ी हेल्प जो है वेपन्स एंड उनकी सिक्योरिटी और उनकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हेल्प उनकी तरफ से मिल रही थी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि जब 2 सुपर पावर्स होंगी तो उनको खतरा रहेगा कि कभी भी आकर कोई भी हम पे इन्वेड कर सकती है, हम तो वीकर कंट्रीज़ हैं, कोई भी आएगी हमारे ऊपर इन्वेड कर देगी ना। इससे अच्छा ये एक यही रास्ता है कि हम जो हैं वो एक सुपर पावर के साथ अलाइन कर जाएं। तो जब हम किसी के साथ खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से अलाइन करते हैं या फिर कोई कंट्री जो है वो हमारे ऊपर इन्वेड करती है, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
जब इन्वेजन होती है उसमें काफ़ी लॉस हमारा होता है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बने रहते हैं। बट अगर हम खुद ही किसी कंट्री किसी पावर को ज्वाइन करते हैं, एक तो हमें हेल्प भी मिल रही है और दूसरा हम जो है वो उसके प्रकोप से भी एक तरह से बच रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरी पावर, सुपर पावर अगर चाहे कि हमें इन्वेड करना है तो उससे भी वो हमें बचा सकती है। तो इस टाइम पर जब कोई कंट्री नॉन अलाइंड रहेगी उसको खतरा रहेगा कि कोई ना कोई सुपर पावर जो है वो उसके ऊपर आके इन्वेड कर दे। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है उनके अकॉर्डिंग। नाउ ये है कि इसमें ये भी कहते हैं कि जब कोई इमरजेंसी का टाइम होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई कंट्री हमारी क्यों हेल्प करे, उसको हेल्प करने से कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए, ऐसे वो रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करेगी। तो जब कोई कंट्री किसी के साथ अलाइंड होती है तो उसकी हेल्प करने का तो उनको फ़ायदा है कि ये हमारा एलाय है, ये हमारा फ्रेंड है, ये हमें हेल्प कर सकता है या जो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, तो इसकी तो हम हेल्प करें। लेकिन किसी और कंट्री की वो हेल्प किस पर्पस से करें, इसलिए नॉन अलाइंड कंट्री की हेल्प के लिए कोई भी पावर नहीं आती है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना था। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमें ये कह रहा है कि इंडिया जो है उसने जो नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी दी थी ये अनप्रिंसिपल्ड है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। जैसे क्यों वो ये चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहे जिसमें इंडिया ने कोई भी स्टैंड लिया ही नहीं, चुप्पी साध के रखी, इट रिमेन्ड बिलो द स्क्रीन। तो ये पॉलिसी जो है इसकी वजह से इंडिया ने ये कहा कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि इस मैटर में हम लोग अपना ओपिनियन दें, बट हमसे यही डिमांड की जाती है कि कोई भी कंट्री जो है, कोई भी वर्ल्ड में अगर कोई अटैक हो रहा है, इन्वेजन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उस पर अपना ओपिनियन ज़रूर रखे। तो इंडिया ने ऐसा नहीं किया और इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्रोपेगेटर था नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो ये पॉलिसी अपनाकर इंडिया ने जो है एक जो वर्ल्ड में एक प्रोटोकॉल चलता है कि हमने ओपिनियन अपना ज़रूर देना चाहिए, ज़रूरी है। जैसे फैमिली में भी कोई लड़ाई वगैरह हो रही होती है तो हम ज़रूर ये चाहते हैं कि उसको ठीक करने के लिए हम अपना ओपिनियन ज़रूर दें, यही हमारे प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं। बट इंडिया ने कोई भी फर्म स्टैंड जो है वो इस मैटर में नहीं लिया। सो दिस पॉलिसी इज सेड टू बी नॉन अनप्रिंसिपल्ड। नाउ द थर्ड पॉइंट ये हमें ये कहता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ या बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो इंडिया को नॉन अलाइन नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही इंडिया जो है वो टिल्टेड था टुवर्ड्स यूएसएसआर, मतलब वो यूएसएसआर के बहुत टाइम से फेवर में था, उसकी हेल्प भी लेता था, उसको हेल्प भी करता था। आप लोग सेकेंड चैप्टर में इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प यूएसएसआर से ली है। और इसमें ये भी है कि इंडिया ने जो है ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं कि बायस्ड ओपिनियन दिया है। यूएसएसआर ने कभी भी इन्वेजन की है, हंगरी में 1956 में इन्वेजन की है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की भी जो इन्वेजन थी यूएसएसआर की, उसको जो है इंडिया ने कंडेम नहीं किया। लेकिन यूएसए ने वियतनाम में अटैक कर दिया, वहाँ पे इन्वेजन कर दी, तो इंडिया ने उसको बहुत जल्दी इन्वेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है वो यूएसएसआर को फेवर कर रहा है, यूएसए के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म जो है इस पॉलिसी का किया जाता है, खासकर ये इंडिया के कंसर्न में है, क्योंकि इंडिया ने ही इसको पायनियर किया था। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया ही इसके ऊपर खरा नहीं उतर सका और ये पॉलिसी को इन बेसिस पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टू दिस टॉपिक, रेलेवेंस ऑफ नाम आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के बाद नाम जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, क्या वो रेलेवेंट है, क्या उसका कोई पर्पस रहा है। सो हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि क्या उसका कोई पर्पस रहा है, क्योंकि लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है इसे फॉर्म किया गया था जब कोल्ड वॉर बहुत पीक पर थी और वर्ल्ड जो है दो पोल्स में डिवाइड हो गया था। इस बाइपोलैरिटी को एक तरह से सैचुरेट करने के लिए, इसको थोड़ा सा कम करने के लिए जो है हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लाई थी और नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हुई थी। तो जब
अब वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो चुका है, अब बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वो कोई सुपर पावर नहीं रहा, तो अब यूएसए ही एक अलोन जो है वो सुपर पावर रही है। तो अब क्या रोल है नॉन अलाइन मूवमेंट का, क्या अब कोई उसका पर्पस रहा, क्योंकि बायपोलैरिटी के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ था और किसी भी पावर ब्लॉक को वो ज्वाइन नहीं करना चाहता था, ताकि जो पावर पॉलिटिक्स है दोनों पावर्स की, सुपर पावर्स की, वो जो है वो ज़्यादा चल ना सके। तो अब जब दोनों पावर्स रही ही नहीं, बायपोलैरिटी जो है वो रही ही नहीं, तो क्या नॉन अलाइन मूवमेंट का कोई पर्पस जो है वो रहता है या नहीं। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यस, नाम जो है वो अब भी रेलिवेंट है। आज के वर्ल्ड में भी नॉन अलाइन मूवमेंट जो है एक रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स और काम करने का तरीका बेशक बदल चुका है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो इर्रेलेवेंट है। आगे की जो सब्सिक्वेंट पॉइंट्स हैं उनमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि नाम जो है वो आज भी रेलिवेंट है। तो एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ द नाम रेलिवेंट टुडे, या कमेंट ऑन द रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इन प्रेजेंट वर्ल्ड। तो आप ये सारे पॉइंट्स के साथ अपने इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि यस, नाम इज स्टिल रेलिवेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अब जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो गया हुआ है। तो पहले तो बाइपोलर वर्ल्ड था, पावर दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, अब एक ही सुपर पावर रही है यूएसए के नाम से। तो ये इसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो इसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ने से वो रोकने के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो प्रूव हो सकती है, जो इसके अगेंस्ट जो है वो बात कर सकती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स का बोलबाला है, हर कंट्री आर्मामेंट रेस में जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। नाउ यहाँ पे जो है नॉन अलाइन मूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। आपने पास्ट में भी देखा कि नाम ने बहुत सारी ऐसी रेजोल्यूशंस मूव की जिसमें इसने ये डिमांड किया कि न्यूक्लियर वेपन्स को फ्रीज़ किया जाए और बैन किया जाए। तो ये यहाँ पे एक अच्छा चैलेंज इमर्ज होके आ सकती है, जो कंटिन्यूस आर्म्स रेस चल रही है। और नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है काफ़ी वर्ल्ड में बोलबाला है भी है। इवन जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं, वो ऐसा नहीं है कि नॉन अलाइन मूवमेंट एक जस्ट फॉर फन ऑर्गेनाइजेशन है और कोई इसकी बात नहीं सुनता। नो, वर्ल्ड में इसकी वॉइस जो है वो सुनी भी जाती है। तो ये जो है इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यूसली चलाए जा रहे हैं, इनको जो है वो बैन किया जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मोस्टली नॉन अलाइन मूवमेंट की यही पार्ट है, और यहाँ पे पॉवर्टी की, टेररिज्म की, ह्यूमन राइट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है वो साबित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन प्रूव हो सकती है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। यानी कि जो इंटरनेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मोर डेमोक्रेटिक हो सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी हो सके, सभी कंट्रीज़ फ्री हो सके। इसके लिए नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो काफ़ी काम करती रही है और काम कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम है तो इसमें वीटो पावर एक जो है वो एक सिस्टम होता है, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे। तो ये सिस्टम जो है इसको एबॉलिश करना चाहती हैं बहुत सारी कंट्रीज़, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है कि कुछ पावर्स जो हैं वो उनको एक्सेसिव राइट्स इसकी वजह से मिल रहे हैं। तो यूएनओ जो ये नाम जो है वो इनके अगेंस्ट काफ़ी वॉइस उठाता रहा है और उठा सकता है। उसी तरह से आप लोग चैप्टर आगे एक आने वाला है 6th चैप्टर, उसमें देखेंगे कि आईएमएफ में भी और वर्ल्ड बैंक में भी
यूएनओबी, इन सब में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं वो एक साथ खड़ी हो सके। तो इस पर्पज़ को सॉल्व कर सकती है हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म मींस कि जैसे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया, तो ये कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि अब हमारे ऊपर डायरेक्टली तो रूल नहीं कर रही हैं, बट जैसे इनकी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो हमारी कंट्री में आ रही हैं, या डिफरेंट मीन्स के थ्रू ये हमारे रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो अपने आप को फैला रही है, अपनी डोमिनेंस जो है वो रख रही है, हमारे रिसोर्सेज की इनको एक्सेस मिलती जा रही है। तो एक नए टाइप का कॉलोनियलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो नाम खड़ा हो सकता है कि जो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ये पावर्स जो हैं वो रूल कर रही हैं, हमारी कंट्री में इंटरफियर करती हैं, तो इसके अगेंस्ट जो है वो नाम एक अच्छा इंस्टीट्यूशन प्रूव हो सकता है। उसके बाद द लास्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो क्यों बनाई गई थी। बेसिकली वो ये रिफ्लेक्ट करती है नॉन अलाइन मूवमेंट कि जो कंट्री है, जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करें, यानी कि जैसे हमें फॉरेन पॉलिसीज़, द पॉलिसी दैट वी अडॉप्ट टुवर्ड्स आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़, तो बाकी कंट्रीज़ के साथ हमने कैसा बिहेवियर रखना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और किसी को इसमें बोलने का जो है वो हक नहीं है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट और नाम जो है उसकी फॉर्मेशन की गई थी, और वो पर्पज़ ये स्टिल सॉल्व कर रही है। ठीक है, अभी भी ये यूएसए जैसे एक पावर बनकर आया है, तो उसके अगेंस्ट, उसके सामने हमें नहीं झुकना है, और हमने अपनी मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, अपने साथ हमने कोऑपरेशन करनी है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने लिए स्टैंड लेना है। ये चीज़ें जो हैं अभी भी नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो कर सकती है बहुत ईजिली, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट नॉर्म इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट एरा एज वेल। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक्ड इट। सॉरी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, बट टॉपिक बहुत वास्ट था, सो इट नीडेड टाइम, but I hope I am able to make you understand this topic. If you like this video, please like the video by hitting the like button, share it with your friends, tell me in the comment section about the video, and subscribe to the YouTube channel Learning Galaxy if you have not done that yet. Thank you so much. Take care. Bye bye.